नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज एक ही बयान की धूम है, चर्चा है और तमाम जो कयास हैं वो इसके इर्द-गिर्द ही घूम रहे हैं। और ये बयान कोई ऐसे-वैसे व्यक्ति ने नहीं दिया है। भारतीय थल सेना के अध्यक्ष रह चुके हैं, सेना अध्यक्ष रह चुके हैं, केंद्र में इस समय मंत्री हैं और ऐसे कई अभियानों की रीढ़ बनकर के अगवा हो रह चुके हैं, जब विदेशों में फंसे हुए भारतीयों को निकालने की मुहिम चलाई गई। जनरल वीके सिंह की मैं बात कर रहा हूं। राजस्थान में थे, मीडिया के पर्सन्स ने उनसे एक सवाल किया। ये पूछा गया कि साहब ये पाकिस्तान के जो जिसको हम पीओजे के कहते हैं, उस इलाके के लोगों ने ये कहा है कि जो हमारी ये गिलगिट वाली रोड है, ज़रा इसके दरवाजे खोल दीजिए हमारे लिए। हम तो वापस भारत से मिलना चाहते हैं। इस पर उनका कहना ये था कि कुछ समय का इंतज़ार करें, पीओके का अपने आप भारत में विलय हो जाएगा। वैसे तो ये बहुत ही कूटनीतिक जवाब है, लेकिन जिस तरह की इधर तैयारियां चल रही हैं, नई पार्लियामेंट बनी है, उसमें सीटों की संख्या बढ़ा दी गई है। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद साहब की अध्यक्षता में एक हायर लेवल की एक कमेटी का गठन किया गया है। 18 सितंबर से 5 दिन का स्पेशल सेशन बुला लिया गया है। चर्चाएं तो बहुत हैं, लेकिन अब एक नई चर्चा जुड़ गई है। वैसे तो हमारे पास पीवी नरसिम्हा राव के समय का एक संसद का प्रस्ताव है, जिसमें ऑलरेडी ये कहा गया है कि पूरा जम्मू कश्मीर, यानी जो पाकिस्तान के कब्जे में है वो भारत का अभिन्न हिस्सा है। और समय-समय पर ये बयान भी आते रहे। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का बयान भी आपने सुना होगा। उन्होंने पाकिस्तान से कम एकाधिक बार कहा है कि जितना जल्दी हो सके आप पीओजे जो है खाली कर दीजिए, यानी अपनी सेनाएं वहां से हटा लीजिए। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या भारत किसी बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है, या आने वाले समय में कुछ ऐसा हो सकता है क्या, जैसा बांग्लादेश बनाए जाते समय करीब 52 साल पहले, जब पूर्वी पाकिस्तान का एक तरीके से नए देश में परिवर्तन कर दिया गया था। हालांकि स्थितियां अभी वैसी विस्फोटक नहीं दिखाई दे रही हैं, लेकिन लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग सड़कों पर हैं। वो भारत के जम्मू कश्मीर से वहाँ की जो बदहाली है उससे तुलना करने लगे हैं। और पाकिस्तान के भीतर भी एक के बाद एक जिस तरह की उपलब्धियां हाल में भारत ने हासिल की हैं, उसके बाद पाकिस्तान का जो आम आवाम है उसकी भी आवाज़ बदल गई है। वो भारत की प्रशस्ति कर रहे हैं और पाकिस्तानी हुकूमत को लानतें भेज रहे हैं। मेरे साथ दो बहुत ही ख़ास मेहमान जुड़े हुए हैं और इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में सिचुएशन क्या है, क्या हो सकता है और उसके बाद रिएक्शंस किस तरह के होंगे, चीन की तरफ से भी, पाकिस्तान की तरफ से भी, और जो इस देश के, इस दुनिया के कुछ मठाधीश बने हुए हैं उनकी तरफ से भी। तो दोनों को जोड़ लेते हैं, दोनों खास मेहमानों को, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अमजद अय्यूब मिर्जा साहब जुड़ गए हैं ब्रिटेन से। अमजद जी, बहुत स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार। और दूसरे मेहमान, उनका परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, मेजर जनरल AK सिवाच सर। सिवाच सर, बहुत स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार चौधरी साहब। ये आप मिर्जा साहब ज्योतिषी भी हैं क्या? मैं तो पिछले करीब करीब 1 साल से आपके ब्लॉग फॉलो करता हूँ। आपने एक तारीख दी हुई है अक्टूबर की, कि तब तक जो है पीओजे के लोग मानसिक तौर पर तैयार हो जाएंगे भारत में विलय के लिए।
और अब जिस तरह के बयान एक बहुत ही जिम्मेदार सेंट्रल मिनिस्टर की तरफ से आया है, जो सेना को हेड कर चुके हैं, तब तो इन चर्चाओं को और भी बल मिल रहा है कि जो मिर्जा साहब ने कहा था, कहीं ऐसा ना हो कि अक्टूबर आते-आते ये काम हो जाए। जी बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। बात ये है कि जिस तरीके से हालात तब्दील हो रहे हैं 2017 के बाद, उसमें नजर यही आ रहा था कि पाकिस्तान जो है वो अपनी गलतियों से सीखने का कोई उसका मन नहीं कर रहा, बल्कि वो और ज्यादा जो है वो इकोनॉमिकली डिस्टेबलाइज हो रहा है अपनी पॉलिसियों की वजह से। जो आतंकवाद हम सोच रहे थे कि पाकिस्तान शायद अपनी गलतियां तस्लीम करके खत्म करे, वो भी उसने नहीं किया, बल्कि कश्मीर में जो है वो दहशतगर्दी जारी रखी। इसी तरह से फिर तालिबान को इक़्तिदार में जिस तरह से ये लाए और वहां पे जो इन्होंने कोशिश की इंजीनियर करने की कि प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट बने, ये सारा जो एक कॉन्स्पिरेसी टाइप इनका माइंडसेट था, उसको देखते हुए मुझे ये तो बात समझ में आ गई थी कि पाकिस्तान मसाइल हल नहीं करना चाहता, बल्कि जिस तरह इनके पॉलिटिशियंस जो है वो इलेक्शन टू इलेक्शन जिंदा रहते हैं। वो उनकी पॉलिसी होती है कि इलेक्शन टू इलेक्शन हमने कैसे जिंदा रहना है। इसी तरह पाकिस्तानी जो डीप स्टेट है वो भी जो है गंद फैलाकर और केओस फैलाकर जो है उस एनवायरनमेंट पे खुद को जिंदा रखने की कोशिश कर रही है। तो नजर आ रहा था कि इसके असरात गिलगित बल्तिस्तान और पीओजे के पे भी पड़ेंगे, और वो पड़े। खासतौर पे आईएमएफ के लोन की अप्रूवल के बाद जो हम सिनेरियो देख रहे हैं कि बिजली के बिल इतने महंगे कर दिए हैं, 60 रुपए तक बिजली का बिल कर दिया पर यूनिट। इसी तरह से जो आटे की सब्सिडीज खत्म कर दी, और चीजों की 55 चीजों की सब्सिडीज इन्होंने खत्म की हैं जो यूनाइटेड नेशन की अप्रूव सब्सिडीज थी हमारी। तो इससे नजर यही आ रहा था कि पीओजे और गिलगित बल्तिस्तान में मसाइल में इजाफा होगा, क्योंकि वहां पे कोई फैक्ट्रियां, कारखाने या जॉब्स तो है नहीं है कि लोग सरवाइव कर सकें। फिर जो सरकारी मुलाजमीन है 2.5-3 लाख, उनकी तनख्वाहें जो है वो भी नहीं बढ़ी काफी अरसे से। इन्फ्लेशन जो है वो कभी 40-48% तक पहुंच जाती है। तो इसमें जो तनख्वाहें हैं उनमें तो उनका गुजारा नहीं हो रहा। फिर ये हुआ कि बेशुमार डिपार्टमेंट्स के लोगों को तनख्वाहें नहीं मिली, कुछ को 2-2 साल से नहीं मिली, कुछ को 6 महीने से, कुछ को 3 महीने से। तो ये सारा सिनेरियो जो है हमें नजर आ रहा था कि इस तरफ जाएगा। अब जहां तक 2023 की बात है, तो हमने तो ये सोच के ये डेट नहीं दी थी कि 2023 कोई शुभ साल है। हमने तो ये हिसाब लगा के किया था कि इतने साल, 5 साल के अंदर अंदर जो है ये कलेप्स करेगा, और 5 साल हमें लगेंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, हमारे दोस्तों को 5 साल तो लगेंगे कि हम पाकिस्तान का जो नैरेटिव है इसको पीओजे में और गिलगित बल्तिस्तान में एक्सपोज करके लोगों को कम से कम ये समझाएं कि पाकिस्तान ने हम पे कब्जा किया हुआ है, हिंदुस्तान ने कब्जा नहीं किया। और हिंदुस्तान के बारे में पाकिस्तान मुसलसल झूठ बोलता है। जब ये अखबारों में छापते हैं कि जी 2 मासूम कश्मीरियों को भारतीय फौज ने शहीद कर दिया, तो वो 2 मासूम कश्मीरी पाकिस्तान के भेजे हुए घुसपैठिए होते हैं। तो ये हमने उनको अखबार को पढ़ना भी सिखाया है कि अखबार की खबर को कैसे पढ़ना है और कैसे समझना है बिटवीन द लाइंस। बड़ी मेहनत हुई है। रेडियो मालिया आपके सामने है। ईद हो, शबरात हो, होली हो, दिवाली हो, कोई त्यौहार हो, संडे हो, सैटरडे हो, आप मुझे बताएं कभी एक दिन भी मैंने मिस किया रेडियो मालिया का? रेगुलरली 5 साल से हम रेडियो मालिया, वीडियोस, आर्टिकल्स, हर हफ्ते मेरे आर्टिकल मैं लिखता हूँ, वो छपते हैं, जिसमें एनालिटिकल आर्टिकल होते हैं। तो हमने 22 अक्टूबर 2023 की डेडलाइन दी थी पाकिस्तान को कि यहाँ से निकल जाओ, और अभी वो डेडलाइन हमारी बरकरार है। पाकिस्तान अगर नहीं निकलता तो फिर वो जो हालात होंगे उसके मुताबिक करेंगे बात। लेकिन ये जो आज बयान आया जनरल साहब का, सिंह साहब का, ये बेसिकली ऐसे लगता है जैसे कि इन्होंने हमारी कोई डायरी के कुछ सीक्रेट पन्ने पढ़ लिए हैं, जो ये कह रहे हैं कि पीओजे के खुद ही आ जाएगा। क्योंकि हम तैयारी में हैं। इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा डेलीगेशन तैयार हो जो दिल्ली आके
तो ऑटोनमी के जो मसाइल हैं पीओजे के और गिलगित बल्तिस्तान पे, उन पे निगोशिएट करे। जो टेक ओवर के बाद किस किस्म की वहां गवर्नमेंट होगी, क्या स्टेटस होगा, इन चीजों के अब तो हम इन चीजों पे काम कर रहे हैं। अब तो इस चीज पे काम नहीं हो रहा कि हिंदुस्तान के साथ जाना है या नहीं जाना, ये तो तय हो गया कि जाना है। अब जाना कैसे है, अब जाके वो मोडेलिटीज क्या हमने तय करनी है, अब इन पे काम हो रहा है। ये अब 6 महीने लगे, साल लगे, लेकिन ये प्रोसेस अब चल रहा है जी। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं मिर्जा साहब। और आप जो कर रहे हैं, जो जन जागरण कर रहे हैं, लोगों को तैयार कर रहे हैं, आपकी भूमिका को तो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। बिल्कुल। शिवाज सर, करीब 5 महीने पहले की बात है, मैं अपने एक बहुत ही अ, एक काबिल पैनलिस्ट के साथ चर्चा कर रहा था और उन्होंने मुझे कहा कि इधर जनरल वीके सिंह बहुत कम दिखाई दे रहे हैं और बीच-बीच में जो हमारे एनएसए हैं डोभाल साहब, वो भी अदृश्य से हो जाते हैं। उन्होंने कहा था कि कुछ बड़ी तैयारी कर रहा है हिंदुस्तान, कुछ चीजें जरूर चल रही हैं, पक रही हैं, तैयारी हो रही है। मुझे अंदाजा नहीं था कि कई स्तरों पर मोदी की सरकार काम कर रही है। आज भारत जो है वो पूरे आत्मविश्वास से लबालब है। जिस तरीके से चंद्रयान की उपलब्धि, जिस तरीके से हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, जिस तरीके से नई पार्लियामेंट, जिस तरीके से प्रगति मैदान के स्थान पर भारत मंडपम, G20 देशों का बहुत ही कामयाब आयोजन और उसके तुरंत बाद अब फिर स्पेशल सेशन नई पार्लियामेंट में तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। जैसा मैंने इनिशियल अपने रिमार्क्स में भी कहा था, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। जनरल साहब, अगर ये कुछ होता है इस तरह का, जैसी चर्चाएं फिर से सरगर्म हो गई हैं वीके सिंह साहब के बयान के बाद, तो इसके बाद की स्थितियां, परिस्थितियां आप क्या देख रहे हैं? क्या इसके लिए अगर कोई छोटा-मोटा ऑपरेशन करने की ज़रूरत आई तो हमारी सेना तैयार है उन स्थितियों को सँभालने के लिए? और इसके बाद चूँकि चीन का वहाँ पर बहुत बड़ा एक हित जुड़ा हुआ है, तो चीन की तरफ से किस तरह के रिएक्शंस हो सकते हैं या वो चुप करके बैठेगा? हाँ, बिल्कुल। देखो चौधरी साहब, मिर्ज़ा साहब ने बहुत अच्छा बताया, सारे चीज़ को समराइज़ किया। ये सच्चाई है कि आज पाकिस्तान के अंदरूनी हालात बहुत ख़राब हैं। वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस है, वहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वहाँ पर अब आतंकवाद का दौर बहुत बढ़ गया है। और सच्चाई ये है कि इतनी हालात ख़राब हैं वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस की, कि $86 बिलियन का उनका कर्जा है। इन्फ्लेशन, जो फूड का इन्फ्लेशन रेट है, वो 44% है। उसके बाद उनका रुपये गिर के ₹300 से ज़्यादा हो गया डॉलर के मुकाबले। उनका जो एक एक्सपोर्ट होता था टेक्सटाइल, वो भी बंद हो गया है। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट कोई आ नहीं रही। आईएमएफ के लोन तो मिला है, मगर बहुत कंडीशनों से मिला है। और जो इनके इंपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसे में हो क्या रहा है कि पाकिस्तान के अलग अलग जगह से अब विद्रोह होने की बातें आ रही। अगर आप देखें खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ लोग जो विद्रोह कर रहे हैं, पश्तून जो हैं वो नहीं मानते डूरन लाइन को। तालिबान जब आया था अफगानिस्तान में, तो इन्होंने घी के दिए जलाए थे कि बहुत बड़ी फतह होगी, मगर वही आज तालिबान इनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है। और आज वही तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान अल कायदा जैसी संस्थाओं को बेसिस दे रहा है। तो एक खैबर पख्तूनख्वा में भी एक एक्सप्लोसिव इन्वायरमेंट है। अब आओ बलूचिस्तान में, वहां पर भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी फ्रीडम स्ट्रगल कर रही है और वो बहुत सक्रिय है और बहुत ज्यादा जो पाकिस्तानी सोल्जर्स को मारा जा रहा है। इसी प्रकार से सिंध के अंदर भी काफी चला हुआ है, जहां लोग अगेंस्ट हैं गवर्नमेंट के। आप पंजाब के रह गया एक इलाका, इसके अलावा हर जगह ही है। और अब आप आ जाओ पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान में। ये सच्चाई है, जो पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान ये भारत का अटूट अंग है। ये जो 26 अक्टूबर 1947 को जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था महाराजा हरि सिंह ने, वो अनकंडीशनल था।
और उसके तहत पूरा जम्मू और कश्मीर भारत का हिस्सा है और ये इलीगली ऑक्यूपाइड है पाकिस्तान से। और ये सच्चाई है, 1994 में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था पार्लियामेंट में, उसमें बताया गया था पूरा जम्मू और कश्मीर भारत का हिस्सा है और इसके लिए 26 असेंबली सीटें खाली छोड़ी जाती। तो ये शक और सवाल नहीं कि ये जो जिसको ये आज़ाद कश्मीर कहते हैं, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है और गिलगित पाकिस्तान। अगर इसके दो हिस्से हैं तो कहीं ना कहीं आप पीओजे को देखें, मुजफ्फराबाद, कोटली, मीरपुर, ये जो इलाका है इसके अंदर जो इनकी मेन रिवर थी वो नीलम नदी थी, उसका मुंह मोड़ के इन्होंने पंजाब की तरफ ले गए। इसके बाद जो मंगला डैम है वहां पर बिजली पैदा होती है जिसकी कीमत है 2-3 रुपए पर यूनिट बनाने की। वही बिजली जो जाती है पंजाब के अंदर उसकी कीमत ज्यादा नहीं है, मगर वही बिजली जो पीओजे को आती है 54 रुपीज पर यूनिट है। इनको एक प्रकार सेकंड क्लास सिटीजन माना जाता है, इनको फोर्डर बना के भारत में भेजा गया, इनका ब्रेन वॉश करते रहा पाकिस्तान। और गिलगित पाकिस्तान में वहां शिया पॉपुलेशन है, उनका जो एक प्रकार सेकंड क्लास सिटीजन तो माना गया, वहां पर सुन्नी पॉपुलेशन बसाई गई, जो एक्स सर्विसमैन थे वो ज्यादा से ज्यादा वहां बसाए गए। और बीच के अंदर हुआ क्या कि सच्चाई है, बीच में हुआ क्या कि वहां पर जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना तो चीनी भी आ गए। तो अब वहां लोग समझते हैं कि पहले तो पाकिस्तान ही एक्सप्लॉइट कर रहा था, अब चीन भी एक्सप्लॉइट कर रहा है, सभी टेक्नीशियन इंजीनियर चीन से आए थे। तो एक ऐसा माहौल पैदा हो गया पीओजे के और गिलगित पाकिस्तान में, लोगों को अब असलियत पता लगी। लोगों ने कहा कि अब आप हमको ज्यादा मूर्ख नहीं बना सकते, विद्रोह हो गया, लोग सड़कों पे आने लगे। मिर्जा साहब ने बहुत वहां वीडियो कवर किया है जो हम एमए टीवी में दिखाते रहे हैं। उसमें क्या है, लोगों को पे नहीं मिल रही, पेंशन नहीं मिली, बिजली के बिल उनके कम से कम 50-60 हजार रुपए आ गए हैं जब से आईएमएफ की लोन में उन्होंने बोला सब्सिडी काट दो। कुछ एक आदमी हैं जिनको 2-2 साल से पेंशनें नहीं मिली है। और अभी क्या हो रहा है, जो खाना पीना है, खाने को दाने नहीं है। एक आटे की 1 केजी की कीमत 250 से 300 रुपए है और इसी प्रकार से डीजल पेट्रोल की बहुत महंगाई है और बिजली 2 से 3 घंटे आती है। अब लोग हैं, उनका एक ही नारा है, अगर आप गिलगित पाकिस्तान में देखें कि कारदू से कारगिल वाली सड़क खोलो, हम कारगिल में मिलना चाहते हैं, हम बटालिक में मिलना चाहते हैं। इसी प्रकार पीओजे में जो मीरपुर और मुजफ्फराबाद, कोटली में वो कहते हैं कि अमन सेतु वाला रास्ता खोलो, हमारे को पुंछ में जाना है, हमने बारामूला और कुपवाड़ा में जाना है। तो ये सच्चाई है कि एक विद्रोह जैसी सिचुएशन आ गई। अभी पाकिस्तान जो है बिल्कुल आंख नीचे बैठा है, इसको कैसे हैंडल करेगा, क्योंकि प्रॉब्लम पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान में नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में भी, बलूचिस्तान में भी, सिंध है। तो अब जो इशारा जनरल वीके ने किया उसको आप इस तरीके से देखें। जनरल वीके ने बोला कि भाई आप थोड़ी सब्र करें, सिचुएशन वहां पर ऐसी हो रही है कि वो लोग खुद मिलेंगे। वो इसलिए क्योंकि वहां विद्रोह हो रहा है, आओ कारगिल चलें और ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये नारे आम लग रहे हैं वहां पर। उनको पता है पाकिस्तान की आर्मी क्या दहशतगर्दी करती है। जो मिर्जा साहब बता रहे थे, इन्होंने बड़ी वहां पर वीडियो लगाई हैं जिसमें लोगों को गलत बता के भारत में भेजा जाता है एज ए टेररिस्ट। वो जब यहाँ आते हैं वो मारे जाते हैं और जब उनको असलियत पता लगती है तब तक बहुत लेट हो जाता है। तो अब सच्चाई यह है, मुझे लगता है वो इशारा यही था कि अब लोग आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है। वहां पर कह रहे मरेंगे मिटेंगे मगर हम भारत में मिलेंगे, हम नहीं रहना चाहते अभी पाकिस्तान के साथ, आपने बहुत मूर्ख बना लिया। तो यह सच्चाई है कि इस सिचुएशन में ऐसा लगता है कि वो समय दूर नहीं कि लोग खुद आएंगे। अब बात आती है क्या भारत क्या कर सकता है। देखो, ये कुछ चीजें होती हैं जो कि एक प्रकार कॉन्फिडेंशियल होती है, भारत क्या करेगा। पक्का है भारत की गवर्नमेंट कुछ ना कुछ कर रही होगी क्योंकि वहां से बहुत आवाज आ रही है और मुझे लगता है कि भारत की गवर्नमेंट इसके लिए तैयार है। जो कार्रवाई बहुत कुछ होती है जो देश के साथ, वो कार्रवाइयां हो रही होंगी, वो डिस्कस नहीं कर सकते हम टीवी चैनल पे, मगर ये सच्चाई है कि ये सच होने वाला है कुछ एक समय में। और जब बात आती है भारत की, आपने बहुत अच्छा बोला, आज भारत उस मुकाम पे पहुंच गया कि आपने G20 की जो प्रेसिडेंसी के दौरान अफ्रीकन यूनियन को अपने साथ मिला दिया G20 के अंदर।
G20 में जो पहली बार आपने एक डेली डिक्लेरेशन किया जो कि यूनानिमस था और उसके अंदर फुट नोट्स नहीं थे। आज भारत की गाथा गाई जा रही है, 5th लार्जेस्ट से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बढ़ेंगे आने वाले समय में। आज हमारी इकोनॉमी जो है $3.9 ट्रिलियन की होगी, जो आने वाले समय में $10 ट्रिलियन होनी है। तो हर तरफ को देखें आप, ऐसा लगता है कि वो समय दूर नहीं कि जब पीओजे और गिलगित बाल्टिस्तान भारत के अंदर मिलेंगे। अब आपका क्वेश्चन था कि अगर ऐसा होता है तो चीन का क्या रवैया होगा। मुझे लगता है उसके ऊपर बातचीत हो रही है। इसके ऊपर जो बात कई बार मिर्जा साहब ने भी इसी की तरफ इशारा किया है कि सच्चाई यह है कि पीओजे के भारत बेल्ट रोड इनिशिएटिव का हिस्सा इसलिए नहीं था, उसने कहा था कि आप टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को एक प्रकार बिना रिस्पेक्ट किए हुए पीओजे के से ये बनाया है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये भारत का हिस्सा है। तो ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है। इस पर कुछ ना कुछ हो रहा होगा क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गिलगित बाल्टिस्तान से जा रहा है और पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान भारत के अंदर मिलते हैं तो इसका क्या स्टेटस होगा, हम किस प्रकार से चीन से बातचीत करेंगे, क्या चीन को हम एंटेगनाइज करेंगे। मुझे लगता है इसके ऊपर बड़ी सोच समझ के बात हो रही है और यही गवर्नमेंट बैक चैनल से हो रही है बातें। तो ये जिस प्रकार से कुछ एक बातें बताई जा रही गवर्नमेंट, वो इशारा है, हमें सारी बातें नहीं पता, मगर ऐसा लगता है बहुत कुछ हो रहा है पर्दे के पीछे जो हमें दिख नहीं रहा। और मैं अपने व्यूअर्स को यही बताऊंगा कि सब कंटिजेंसी प्लानिंग की जाती है कि अगर ये होता तो हम क्या करेंगे, अगर ये होता तो हम क्या करेंगे। ये कंटिजेंसी प्लानिंग पूरी की गई है और ये मुझे लगता है कि समय दूर नहीं जब पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा होगा और बहुत जल्द ही होगा। चौधरी साहब, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य आपने रखे हैं शिवाज सर। मिर्जा साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, चीन के रिएक्शंस किस तरह के होंगे, आपका आकलन क्या है? नंबर 2, क्योंकि आप इस पूरे मूवमेंट से जुड़े रहे हैं और आपके संगठन के भी वहाँ लगातार मूवमेंट चलते रहे हैं, धरने हों, प्रदर्शन हों, दूसरी चीज़ें हों, तो आगे का रोड मैप आप लोगों का क्या होगा? देखिए, जहां तक चाइना का ताल्लुक है तो जैसा जनरल साहब ने बताया है और उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है कि जरूर बैक चैनल डोर से जो है ये चाइना के साथ इस मसले पे बातचीत हो रही है। तो चाइना तो ऑन बोर्ड आ जाएगा क्योंकि चाइना ने बड़ी कोशिश की है सी पैक को वायबल बनाने की और वो उसको अब नजर आ रहा है कि वायबल नहीं है, क्योंकि एक तो गिलगित बल्तिस्तान के से वो गुजर रहा है, वहां बहुत रिजेंटमेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बलूचिस्तान से वो गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। वहां तो अभी परसों जो है वो 8 पाकिस्तानी फौजी मारे हैं बलोच लिबरेशन टाइगर्स ने। तो वहां तो हर रोज पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो रही है। ईरान का बॉर्डर बंद हो गया है, अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद हो गया है। ये अजीब मुल्क है जिसके हमसायों के साथ बॉर्डर बंद है, इंडिया के साथ बॉर्डर बंद, अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर बंद, ईरान के साथ बॉर्डर बंद। तो उनको नजर आ रहा है कि ये एक ट्रबल एरिया है। उन्होंने जो पहले सोचा था कि शायद पाकिस्तान आर्मी इसको ओवरकम कर लेगी, वो नहीं हो रहा। और गवादर काशगढ़ से गवादर तक जो रास्ता है वो सेफ नहीं पैसेज बन रहा उनकी प्रोडक्ट्स के लिए। तो अब जो ये G20 में जो ये मिडिल ईस्ट कॉरिडोर बन रहा है जो सऊदी अरब से होता हुआ जो है जफना तक जाएगा इसराइल के जरिए और ये पूरा यूरोप तक जाएगा, तो अब मुझे लगता ये है कि चाइना के साथ निगोशिएशंस करने के लिए जो हमारी पहले एक पोजीशन थी कि जी सी पैक है और हमारे पास रास्ता नहीं है, चार भाग से हम जा रहे हैं सेंट्रल एशिया, तो अब हमने डील कर ली है। अब ये 10 साल का प्रोजेक्ट हमने कर लिया है एग्रीमेंट सऊदी अरेबिया के साथ और बाकी कंट्रीज के साथ। तो अब एक तो बहुत जल्दी जो है वो मुझे लगता है सऊदी अरेबिया इसराइल को रिकग्नाइज भी कर लेगा और ये अब हमारे पास एक टेबल पे आके बैठने के लिए है कि ठीक है भाई, अगर सी पैक आपको चाहिए तो फिर ये उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस है, वरना हमारे पास जो है वो मौजूद है अल्टरनेट मिडिल ईस्टर्न रूट। एक तो ये बात होगी। तो चाइना जो है वो अब होगा इस पे राजी। आप ही के प्रोग्राम में शायद मैंने बहुत पहले ये कहा था कि चाइना के साथ बातचीत करने के लिए जरूरी है कि शी जिनपिंग जो है
इसको वहां की कम्युनिस्ट पार्टी रास्ते से हटाए और नई लीडरशिप आए। और इस वक्त शी जिनपिंग इंतहाई अनपॉपुलर लीडर है अमंग द पोलिट ब्यूरो ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा कि आने वाले कुछ अरसे में जो है शी जिनपिंग को हटा दिया जाए और उसकी जगह कोई नया लाए, क्योंकि पोलिट ब्यूरो जो है ना वो भी चाहती है, कम्युनिस्ट पार्टी भी चाहती है और जो सरकार है वो भी ये चाहते हैं कि ये भारत के साथ जो बॉर्डर के मिसाइल है और ये मिसाइल इनको हल होना चाहिए। और जाहिर है कि पीसफुली हल हो सकते हैं, जंग के जरिए तो हल नहीं हो सकते, दोनों को पता है। तो एक तो मुझे ये लग रहा है कि शी जिनपिंग जो है इसके खिलाफ हो सकता है अंदर ही एक किस्म का खामोश साइलेंट कू हो जाए और इसकी जगह कोई नया लीडर आ जाए और फिर वो नया चेहरा सामने रख के चाइना की डीप स्टेट जो है वो दुनिया के साथ नए सिरे से निगोशिएशंस करेगी। अच्छा, जहां तक आ जाता है हम लोग क्या करेंगे, देखें हम लोग करेंगे वाली सिचुएशन तो गुजर गई है ना, क्या कर रहे हैं अब तो हम उस स्टेज पे है कि हम क्या कर रहे हैं। हम इस वक्त जो है वो एक बकायदा आप समझ लें कि टू हिट ग्राउंड रनिंग हम एक बॉडी जो है वो तकरीबन तश्कील दे चुके हैं और अब तो हम ये कर रहे हैं कि पीओजेके की आज़ादी के बाद वहां पे जो सरकार हम बनाएंगे तो वो सरकार पहले कौन कौन से मेजर इश्यूज हैं जिनको एड्रेस करेगी। फिर दिल्ली हमने आना है तो दिल्ली सरकार के साथ जो पीओजेके है उसके रिलेशंस क्या होंगे, हमारा स्पेशल स्टेटस होगा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज है ना, टेररिज्म के इश्यूज हैं, इकोनॉमी के इश्यूज हैं, माइग्रेशन के इश्यूज हैं, इनको कैसे रिजॉल्व किया जाए। मेरी अपनी सजेशन तो यही होगी कि 10 साल के लिए इसको एक स्पेशल स्टेटस दे के तो बॉर्डर कंट्रोल रखा जाए, उसको रिलैक्स कर दें लेकिन बॉर्डर टाइट कंट्रोल रखा जाए, इसके अंदर पूरी सफाई की जाए, टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स की, लॉन्च पैड्स की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फिर उससे भी इम्पोर्टेंट जो मोदी जी ने कश्मीर में किया है वो ये है कि डेवलपमेंट की जाए। देखें हमें पैसे नहीं चाहिए, काफी लोग ये कहते हैं जी चूंकि अब यहाँ भूख आ गई है तो ये कहते हैं हमने इंडिया के साथ जाना है क्योंकि इंडिया तरक्की कर रहा है। ऐसा नहीं है, जाहिर है भूख है तो लोग तो ये कहेंगे कि हम इंडिया के साथ या किसी के साथ भी चले जाए जिसके पास रोटी है। लेकिन सवाल ये है कि हमारे पास ऑलरेडी बहुत खाना पीने और पैसे मौजूद है। 78.59 ट्रिलियन रुपीस के हमारे तो सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मादनियात हैं, ठीक है ना, मिनरल्स हैं, 78 ट्रिलियन खरब। इसके अलावा हमारे पास ब्लू गोल्ड है यानी पानी हमारा वो है, फिर जंगलात हैं, ग्रीन गोल्ड है, मतलब है बहुत हमारे पास सिर्फ फौज नहीं है जो पाकिस्तानी फौज के साथ लड़ के अपने इलाके को आजाद कराए। लिहाजा हमें क्या चाहिए भारत से, हमें आजादी के बाद भारत की मरकजी गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई पैसे नहीं चाहिए। हमें टेक्निकल लोग चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए जो आके हमारे ब्रिजेस बनाए, सड़कें बनाए, डॉक्टर्स चाहिए जो आके हमारे हॉस्पिटल्स को अपग्रेड करें, एजुकेशनिस्ट चाहिए जो हमारे आके करिकुलम्स को ठीक करें, स्कूलिंग को ठीक करें। हमें जो है वो और इसी तरह के जो है वो लोग चाहिए, यानी टेक्निकल लोग चाहिए। और वो भी हम उनको अपने पीओजेके के जो खजाना है होगा उसमें से हम पे करेंगे, वो भी बोझ हम उन पे नहीं डालते कि वो दे। हमारा मसला है हम तो देंगे भारत को बजाय लेने के, ठीक है ना। तो ये गलत फहमी दूर होनी चाहिए। अब देखना ये है कि इसमें हमें 3 महीने लगते हैं, 6 महीने लगते हैं या 12 महीने लगते हैं, ये सिर्फ नाउ इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। हम इस वक्त पूरी तरह आज भी इस वक्त अगर पीओजेके आजाद होता है और हम मुजफ्फराबाद में जाके अपनी सरकार बनाते हैं तो हमारे पास ये पूरा जो है वो तैयार है, हमारे पास पूरा तैयार है कि हमने किसको क्या करना है, म्यूनिसिपैलिटीज को कैसे करना है, बेरोजगारी के खात्मे को कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट को कैसे अट्रैक्ट करना है, होटलिंग को, और ये चीजें हमने कैसे बनानी है। और फिर शारदा पीठ जो है इसको खोल के यहाँ से जो हमने इसको कैसे बेहतर करना है, वहां हमें कम से कम 5-7 होटल चाहिए बड़े, क्योंकि इतना टूरिस्ट जो रिलीजियस टूरिज्म होगा उसको संभालने के लिए वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। तो शारदा पीठ की टूरिज्म की कमाई से ही जो है हमारा कौमी खजाना जो है वो महीनों में भर जाएगा। तो हमें पैसों का कोई लालच नहीं है कि हम कहें कि जी वो दिल्ली सरकार हमें
जो है वो इतनी बिलियन रुपए दे दे कि हम ये कर ले वो कर, ना ना ना, ये नहीं है। पहले तो हमें आजादी चाहिए, सुख का सांस चाहिए, बॉर्डर खुले, सस्ता अनाज, सस्ता गेहूं, सस्ता चावल, सस्ता चीनी, सस्ते मसाले, ये सस्ती सब्जियां, टमाटर, आलू, बैंगन, ये सस्ते जो है हम वहां से लेके आए ताकि हमारे लोग रोटी तो खाएं। तो ये इस तरीके से फिर चलेगा। और पहले 5 साल में हम इसकी गिलगित बल्तिस्तान और जो है ये सो कॉल्ड आजाद कश्मीर, इसका नक्शा ही चेंज कर देंगे। जी बिल्कुल सही बात है मिर्जा साहब। आखिर में सिवाज साहब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो स्पेशल सेशन बुलाया गया है 5 दिन का, इसके एजेंडे को लेकर के तो तमाम तरह की अटकलें अब तक लगती रही हैं, हम और आप उनको सुनते भी रहे हैं, पढ़ते भी रहे हैं। पर क्या पीओजे के गिलगिट और बाल्टिस्तान पर कुछ अतिरिक्त ताकतें लेने का कोई प्रपोजल आ सकता है क्या गवर्नमेंट की तरफ से, जिसकी अब दबी जबान से चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं? हाँ बिल्कुल, देखो चौधरी साहब, सच्चाई यह है कि इसके बारे में बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उनकी गवर्नमेंट हरदम इस ढंग से काम करती है कि जो भी स्टेट सीक्रेट हैं उन चीज़ों को पता लगाना काफ़ी मुश्किल है। और ये सच्चाई है कि जो बात मिर्जा साहब कर रहे हैं, ये रोड मैप तो बन चुका है कि अगर पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा बनेगा, इसमें कोई शक नहीं। कब बनेगा, कैसे बनेगा, इसमें है, और कब बनेगा और कैसे बनेगा उसकी भी एक रोड मैप बन चुका है। और मिर्जा साहब जैसे बता रहे हैं, उन्होंने कुछ एक पहलुओं पर टच किया है, मगर इसका रोड मैप ऐसे बन चुका है कि जैसे देखो जर्मनी भी, ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी जब मिले थे, नॉर्थ और साउथ वियतनाम मिले थे, ये सच्चाई है कि अगर दो पहलू हैं कि दो जम्मू और कश्मीर भारत के पास है और कारगिल बटालिक, और अगर आप पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान देखें तो अभी उनको आसमान और जमीन का फर्क है। तो सच्चाई है डेवलपमेंट आनी ही होगी वहां पर, उसके लिए एक रोड मैप है, उसके लिए एक ऑटोनोमस बॉडी बनानी पड़ेगी, गवर्निंग बॉडी बनानी पड़ेगी, उसके पास किस प्रकार से फंड दिए जाएंगे, किस प्रकार के स्कूल कॉलेजेस, उसकी जो बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि वहां पर टेररिज्म था उनको किस तरीके से एक प्रकार फिनिश किया जाएगा। उसके बाद सड़कें बनानी पड़ेंगी, ब्रिजेस बनाने पड़ेंगे, टनल बनानी पड़ेगी। यहाँ तो बहुत कुछ हो गया, यहाँ तो रेलवे देखो, जो लोग गए नहीं कश्मीर घाटी में उनको देखते हैं कि ये मेट्रो टाइप रेल चल रही है यहाँ पर इतनी बड़ी हाइट में। आप जम्मू से उधमपुर, उधमपुर से बारामूला, अनंतनाग, अनंतनाग से बारामूला। तो सच्चाई है, मुझे लगता है इस पर टाइम लगेगा, और क्योंकि उसको डेवलप करना और दोनों हिस्सों को बराबर लाना उसको कुछ समय लगेगा, और उसके लिए भारत की गवर्नमेंट ने एक ब्लूप्रिंट पक्का बना रखा है। और इसमें कोई शक नहीं कि जो गिलगित बाल्टिस्तान है उसको भी किस तरीके से कारगिल से जोड़ना है। अगर आप 1947 से पहले देखें तो पूरा जो कश्मीर था, जम्मू कश्मीर, उसका जो पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान उस तरफ ज्यादा झुकाव था, वहां कनेक्टिविटी थी। मगर 1947 के बाद कनेक्टिविटी बिल्कुल खत्म होगी और कनेक्टिविटी जम्मू की तरफ से होगी। अब उस कनेक्टिविटी को भी बनाना पड़ेगा, और इसलिए ये मुझे लगता है सारा कार्रवाई कर चुके हैं, इसका रोड मैप बना हुआ है। अगर ये शुभ काम होता है तो इसमें कोई समय नहीं लगेगा। भारत के पास इतनी काबिलियत और क्षमता है, ये जो इलाका इतना सुनहरा है इसको भी उतना ही बढ़ा लेंगे जितना भारत का जम्मू और कश्मीर है। ये लास्ट 10 साल में प्रेजेंट गवर्नमेंट जम्मू और कश्मीर को चेंज कर सकती है, तो पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान जो कि उसके अंदर भी बहुत रिसोर्सेज हैं, बहुत सुंदर है, बहुत नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसको भी करेगी। तो इसमें कोई शक और सवाल नहीं कि इसको बहुत अच्छी तरीके से किया जाएगा, और ये आने वाले समय में दोनों तरफ बन के एक प्रकार से जो कहते हैं कि अगर कहीं स्वर्ग है तो यहाँ है, इसको भी प्रूव कर दिया जाएगा। अब जो आप बात कर रहे हैं कि ये जो सेशन में होगा, जो कि स्पेशल सेशन, इसमें क्या हो सकता है, अभी इसकी अटकलें लगाना बड़ा मुश्किल है। एक तो मुझे लगता है कि इंडिया भारत अभी नाम जो है उसकी बात चल रही है कि भारत अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखें इंडिया और भारत एक ही हैं, तो हो सकता है उस पर कुछ हो। उसके अलावा अटकलें लगाना बड़ा मुश्किल है। मगर यह सच्चाई है जो गिलगित बाल्टिस्तान और पीओजे को भारत में मिलाना, इसमें कोई
इफ एंड बट नहीं है, इसमें यही है कब होगा। और इसके लिए मुझे लगता है बैक चैनल बहुत कुछ हो रहा है, और जिस प्रकार से कॉन्फिडेंस एग्जीक्यूट कर रही है गवर्नमेंट, ऐसा लगता है कि इसका रोड मैप तैयार है और आने वाले समय में ही होके रहेगा। और इस तरीके से होगा कि वहीं से आवाज आ रही, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और जो बात मिर्जा साहब कह रहे थे कि चीन को भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा, कि इस तरीके से हो कि इसके अंदर कोई खून खराबी नहीं हो, अपने आप आए, क्योंकि वहां के लोग भारत के साथ मिलना चाहते हैं, क्योंकि वो भारतीय हैं, उनको इलीगली ऑक्यूपाई किया था, आज वहीं से आवाज आ रही है, वही मिलना चाहते हैं। अगर आप वीडियो देखें जो मिर्जा साहब के पास होती है, तो वहां तो भूचाल आ रखा है, एक प्रकार लोग सड़कों पे मरने मारने को तैयार है। तो अब वो मुझे लगता है वो रोक नहीं सकता पाकिस्तान। तो मुझे लगता है कि ये काम बहुत जल्द होगा और अच्छा होगा देश के लिए भी, और पीओजे के और गिलगित पाकिस्तान के लिए भी, दोनों तरफ खुशहाली आएगी। और भारत की तरफ भी जो जम्मू कश्मीर है, उनके रिलेशन भी आर पार है। तो ये लगता है कि एक प्रकार से ये इट इज अ स्टेप इन राइट डायरेक्शन। जिस प्रकार से गवर्नमेंट इन एग्जाइल वगैरह, मुझे लगता है उसकी तरफ भी काम हो रहा है, और वो भी अब ब्लूप्रिंट बनेगा। हो सकता है उसके बारे में कुछ बोला जाए, मगर ये कहना बड़ा मुश्किल है कि इस स्पेशल सेशन में क्या होगा। मगर जो भी होगा देश के फायदे के लिए होगा, ये सच्चाई है। ये गवर्नमेंट जो है जो भी करती है देश के फायदे के लिए। जिस प्रकार से G20 का एक सेशन किया, G20 की प्रेसिडेंसी दिखाई भारत को, तो भारत का कद बहुत ऊपर चला गया। जिस प्रकार के चंद्रयान साउथ पोल पे लैंड किया और वहीं पर लूनर 25 फेल हो गया, ये दिखलाता भारत की काबिलियत और क्षमता। मुझे लगता है जो भी होगा बहुत कुछ अच्छा होगा, और आने वाले समय में ऐसा लगता है पीओजे के और गिलगित पाकिस्तान भारत का हिस्सा बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। चौधरी साहब, नरेंद्र मोदी 9.5 साल से भारत के प्रधानमंत्री हैं। उनकी लोकप्रियता में रत्ती भर की कमी नहीं आई है, बल्कि उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, न केवल भारत के भीतर बल्कि दुनिया भर के देशों में और राष्ट्र प्रमुखों के बीच भी। अभी हाल में जितने सर्वे आए हैं, जितने ओपिनियन पोल आए हैं, सब कह रहे हैं कि तीसरी बार भी वही प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसमें किसी को कोई शक शुबा है नहीं। फिर भी बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि 2024 के इलेक्शन से पहले एक तो काम हो ही रहा है, जनवरी 2024 में भगवान राम के मंदिर के कपाट खुलने वाले हैं। दूसरे काम के बारे में लोग ये अंदेशा लगा रहे हैं, संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान भी इलेक्शन से पहले भारत का हिस्सा हो सकते हैं। और अगर ये घटना होती है तो ये तो कहते हैं ना कि 4 चांद लगाने वाली बात होगी। तो इसका हम सबको इंतजार है। मिर्जा साहब, आपने इतना समय निकाला ओसीएन नेटवर्क के लिए, और शिवाज साहब आप भी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय जम्मू कश्मीर। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर।